यहाँ पे अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। जैसा कि हमने देखा कि कंडक्टर में जब भी कोई करंट फ्लो करता है तो उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस आता है। तो रेजिस्टेंस करंट को कब रोक पाएगा ज़्यादा और रेजिस्टेंस करंट को कब नहीं रोक पाएगा ज़्यादा, मतलब हम यहाँ बात करेंगे कि रेजिस्टेंस कब ज़्यादा हो सकता है और रेजिस्टेंस कब कम हो सकता है किसी कंडक्टर में, उसके बारे में यहाँ जानकारी लेंगे। और किन किन प्रभाव की वजह से रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा हो सकता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए रेजिस्टेंस जब भी उत्पन्न होता है, जब भी रेजिस्टेंस आता है तो वो किसी कंडक्टर में ही आता है। तो हम कंडक्टर के लिए बना लेंगे कंडक्टर। इस कंडक्टर का मतलब मान सकते हैं हमारे पास एक वायर है और वायर को हमने थोड़ा सा जूम किया है, ठीक है ना। अब जूम करके थोड़ा सा समझते हैं कि मान लेते हैं कि नॉर्मल कंडक्टर है, इस तरह से कंडक्टर होता है। तो हम बात करते हैं नॉर्मल कंडक्टर से हमने थोड़ा सा तार को क्या कर लिया, खींच के बढ़ा लिया। तो एक्स्ट्रा इंक्रीजेस यल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना। हमने वायर को क्या कर लिया, एक्स्ट्रा इंक्रीज कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा लिया, तान के थोड़ा सा बढ़ा लिया। कितना लंबाई बढ़ गया यल, ये पूरा था यल, लेकिन इसमें कितना बढ़ गया, स्मॉल यल इसमें बढ़ गया। इसका मतलब कि क्या होने वाला है, लंबे तार के लिए जब बड़ा तार होगा तो क्या होगा, तो जब बड़ा तार होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो जगह होगा, इसका वायर का जो जगह होगा वो नैरो हो जाएगा। और जगह जब नैरो हो जाता है तो रेजिस्टेंस को हेल्प मिल जाता है और करंट को दौड़ा दौड़ा के पकड़ लेता है, उसको दबोच लेता है। इसका मतलब कि जब रास्ता थोड़ा पतला होगा, जैसे अगर हम जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है रास्ते में या फिर बहुत छोटा सा नैरो जगह है तो वहाँ पे जाना बहुत कठिनाई महसूस होता है। और अगर रास्ता हमारे पास बहुत बड़ा है तो हम कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर रास्ता बहुत नैरो है, बहुत छोटा सा है, ठीक है ना, और लंबा रास्ता है तो हमें कहीं ना कहीं रास्ते में प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से करंट को भी चलने के लिए प्रॉब्लम होती है जब उसके लिए बढ़िया रास्ता नहीं होगा। तो इसका मतलब जब पतला रास्ता हो जाएगा तो करंट को चलने में बहुत ही कठिनाई होगी। मतलब फॉर द थिन वायर, हम फॉर थिन वायर के लिए बात करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है जब लेंथ बढ़ जाता है। तो लेंथ जब बढ़ जाता है, लेंथ जब बढ़ जाता है, लेंथ इंक्रीज होगा, लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of conductor, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी कंडक्टर के लेंथ के समानुपाती होता है, मतलब प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती में होता है। समानुपाती को हम इंग्लिश में यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे होंगे। तो जो रेजिस्टेंस होता है जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे लंबाई बढ़ने पे तार में प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें मोटे वायर के लिए, ठीक है ना, जब हमारे पास जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो जाए, देखो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये मोटा हो रहा होगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रहा होगा, लेकिन जब इसको पतला कर देंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया मतलब वो तार बहुत ज्यादा लंबा हो गया। लेकिन अगर ये तार अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहता, मोटा ही रहता, तो हम कहते हैं कि इसका जो एरिया है, एरिया मतलब इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हिंदी में इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या तो इंग्लिश में हम इसे कह रहे होंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को थोड़ा समझा देते हैं हम। जैसे कि अगर हम एक खीरा ले लें और खीरा के ऊपर एक धारीदार चाकू से इस तरह से सलाद से गोल गोल काट रहे होंगे, ऐसे हमें ऐसे नहीं काटना है उसे, हमें इस तरह से काटना है, इस तरह से ऐसे छिलके की तरह काटना है। और उसमें जो शेप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, गोला मिलेगा, उसका शेप गोला मिलेगा। मतलब ये मार्कर का ये जो सामने वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये कैसा है, स्फेरिकल शेप है। तो ये जो गोला वाला शेप होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब जो उसका हिस्सा होगा वो गोला होगा और मतलब सर्किल होगा, और सर्किल का वृत्त का जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो वो उसका हमेशा ऑलवेज जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा।
इसलिए इसका नाम एरिया नहीं होता है, एक्चुअल में क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा उसका शेप जो होता है वो हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे इस कंडक्टर का क्या ज्यादा है, यहाँ पे ये क्या कम था, एरिया कम था, लेकिन इस कंडक्टर का एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। इस कंडक्टर का एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का बहुत ज्यादा है, तो इसको करंट को पैदल चलने में, इसको डोलने में बहुत आसानी होगी। ये बहुत ही तेजी से दौड़ रहा होगा, इसमें बहुत ही तेजी से दौड़ लगा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास रास्ता बहुत बड़ा है, रास्ता जो है वो बहुत बड़ा है, इसका एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए उसमें भाग लेगा, दौड़ के भागेगा उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही रीजन यहाँ पे है कि अब जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस मतलब करंट बहुत तेजी से दौड़ पा रहा है कंडक्टर में, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस उसको रोक नहीं पा रहा है। करंट बहुत तेज से भाग रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस उसको रोक नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कम है। करंट बहुत तेजी से जा रहा है तो बहुत तेज जा रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। तो किसके ज्यादा होने की वजह से करंट बहुत तेजी से भाग रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ज्यादा होने की वजह से, मतलब मोटा तार। तो मोटा वायर होगा अगर हमारा, मोटा वायर का मतलब ये हम कह सकते हैं कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका बहुत ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है किसके बढ़ने पे, रेजिस्टेंस कम हो जाता है एरिया के बढ़ने पे। कौन सा एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको शॉर्टकट में CSA बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये जब एक चीज बढ़ती है, हमने कहा कि हमने क्या बढ़ा दिया, हमने एरिया बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। तो एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब बटा दिखा रहा है। जब चीजें एक ऊपर और एक नीचे होती है तो वहां पे रेशियो आ जाता है, बटा आ जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा एक नीचे और एक ऊपर, तो यहाँ पे एक नीचे चला गया, एक ऊपर चला गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी कंडक्टर का ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी बात को इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस is inversely proportional to the resistance is inversely proportional to the cross sectional area, ठीक है ना, cross sectional area of the conductor। तो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। अगर तार पतला है तो उसकी लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब तार की लंबाई ज्यादा होगी तो तार पतला है, तो तार की लंबाई ज्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा। और अगर तार की लंबाई मोटी कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तार मोटा, रेजिस्टेंस कम, तार मोटा, रेजिस्टेंस कम, तार पतला रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही होता है दबोच के रखना करंट को। तो पतला होगा तो करंट को पकड़ लेगा, लेकिन मोटा होगा तो करंट को पकड़ नहीं पाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ फैक्टर अफेक्टिंग की बात कर रहे थे कि प्रतिरोध, ऐसे दो कारक बताओ, ऐसे दो रीजन बताओ जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ता हो। तो अगर हम कहेंगे कि लंबाई से और एरिया से प्रभाव पड़ता है, अगर लंबाई ज्यादा हुई तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम पड़ जाएगा। यही दोनों बातें होती हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में बताते हैं इस इक्वेशन से होने क्या वाला है, ठीक है। कि नोट डाउन हो गया होगा और आपने ये समझा कि अगर वायर ज्यादा पतला होगा मतलब उसकी लंबाई ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और एरिया अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो लंबाई होता है वो रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। तो हिंदी में बोलेंगे लंबाई जो होती है प्रतिरोध के समानुपाती में, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती में होता है, ठीक है ना। जब बटे में हो तो व्युत्क्रमानुपाती और सामने हो तो समानुपाती। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ पे एक फार्मूला डेरिवेट करने वाले हैं। तो चलिए जगह ऊपर हमारे पास है तो हम ऊपर बिठा लेते हैं और देख लेते हैं ये क्या है। तो हमारे पास इक्वेशन बना है ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हम यहाँ बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 इक्वेशन को जब हम मिला रहे हैं तो r के बराबर में l भी है और r के बराबर में 1/a भी है।
तो हम कहेंगे R प्रोपोर्शनल, पहले तो L है और इंटू 1/L, 1/A, ठीक है ना, A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, तो R प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, L/A। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल होता है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनल का एक साइन होता है, इसके अंदर बराबर और के छिपा होता है, बराबर और के फॉर कांस्टेंट मतलब कोई नंबर। तो इसके अंदर ये एक गठरी होती है, फिजिक्स की गठरी है ये। जब भी हम किसी क्वांटिटीज को डेरिवेट कर रहे होते हैं तो इसे हम फिजिक्स की गठरी भी बोलते हैं। तो ये फिजिक्स की वो गठरी है जिसमें से एक बराबर और कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इक्वल टू और के। ऑलवेज किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव कर रहे होंगे, हम उसको प्रूव कर रहे होंगे, तो वहां पे जब भी हम जो क्वांटिटीज के लिए जो इक्वेशन बनाएंगे तो वहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, और उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन में हमेशा दो चीजें बंद होती हैं, बराबर और कांस्टेंट। तो इस बराबर और कांस्टेंट जब ये गठरी खुलेगी तो इसमें से बाहर क्या आएगा, बराबर और कांस्टेंट। तो हम इसी तरह से ये गठरी के अंदर छिपा हुआ है बराबर और कांस्टेंट, तो इसके लिए इस गठरी को खोला जाएगा और खोलेंगे तो जादू की तरह बराबर और के मिलेगा। लेकिन यहाँ पे के को हम के से न दिखा के हम रो से दिखाएंगे, इसको बोलते हैं रो। यहाँ पे इसको किससे दिखाएंगे, रो से, इसका नाम है रो, ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे रो से, ठीक है ना। तो ये हो गया रो, और रो L/A, ठीक है, रो L/A। तो यहाँ बात करेंगे कि ये जहां या फिर इंग्लिश में हियर, तो हम बात करेंगे R क्या है। तो R के बारे में सबको पता है कि ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस, ठीक है ना। L क्या है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर की लंबाई, ठीक है ना। और A क्या है, तो ये हमारा CSA है, CSA क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये हमारा। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पे एक टर्म और आया है हमारे पास, रो। तो रो क्या है यहाँ पे, तो रो है यहाँ पे रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। और या इसको एक नाम से और जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हिंदी में इसे प्रतिरोध और इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या तो आप रो को क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता, इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसको बहुत नामों से जानते हैं, हिंदी में भी इसके दो नाम है और इंग्लिश में भी दो नाम है। इसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं या तो विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। तो रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसके दो नाम है, दोनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आप इसे शॉर्टली रजिस्टिविटी बोल सकते हैं, तो मेरा कहना भी होगा कि आप रजिस्टिविटी ज्यादा याद रखना और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी, इंग्लिश के दोनों टर्म याद रखना। बाकी हिंदी में प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। रजिस्टिविटी पे ज्यादा फोकस करना आपको। तो रजिस्टिविटी को किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, रो से। और यही रो के लिए ही पूरे काम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रो बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअली में रो बराबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ आएगा तो RA/L हो जाएगा। तो हम रो को क्या कहेंगे, मतलब प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी बराबर ρ/L होता है। क्या होता है, ρ/L। तो ये रो, इसको क्या बोलेंगे, रा और बटे L। तो याद करने का तरीका है ρ/L, ठीक है ना। ρ/L आप याद कर लीजिए, रो का मतलब रो और रा/L। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। और इसको R को बोला जाता है रेसिस्टिविटी। क्या बोला जाता है, रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी क्या होता है, ये रो आया कहां से, तो रो ये कांस्टेंट नंबर है। रेसिस्टिविटी क्या होता है, तार हमारा मोटा हो, तार हमारा पतला हो, तार हमारा कैसा भी हो, अगर ये किसी एक कंडक्टर से मिलकर बना है, जैसे कंडक्टर हमारा बात कर लेते हैं, रो क्या है, तो रो जैसे बात कर लेते हैं कि रो हमारा जैसे सोने का बना है, मतलब तार हमारा सोने का है, तार हमारा लोहे का है, तार हमारा एल्युमिनियम का है। तो हमारे किसी एक ही मटेरियल का अगर बना हुआ है तो तार का मोटाई, उसी तार को चाहे आप पतला कर दो और उसी तार को चाहे आप मोटा कर दो, रो का मान नहीं बदलेगा। जैसे अगर उस कहे कि उसी तार को 10 मीटर लंबा कर दिया गया, तब रो बताओ। तो रो अगर पहले 10 था तो बाद में अगर लंबा कर दिए तब भी 10 ही रहेगा, अगर वो पहले 20 था तो बाद में भी 20 रहेगा। इसका मतलब ये है कि तार की लंबाई और मोटाई पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो रो होता है वो तार की लंबाई और मोटाई पे डिपेंड नहीं करता है। तो रो की थोड़ी सी कहानियां देख लेंगे हम, बाकी हम लोग पूरी बातें समझ गए हैं।
ठीक है ना। तो ये रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। रो जो होता है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड CSA ऑफ कंडक्टर। तो रो जो होता है वो कंडक्टर के लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता जो होता है वो चालक तार के लंबाई और उसकी मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। अगर पहले 10 था तो मोटा हो गया तब भी 10 रहेगा, पहले पतला था 10 था तो पहले मोटा था उसे पतला कर दिए तो दोनों के मान में परिवर्तन नहीं होगा। उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पे मैं बात कर लिया कि रो नहीं बदलता है, लेकिन रो बदल सकता है। डिफरेंट मटेरियल के लिए रो की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो जैसे एलॉय के लिए वैल्यू रो की डिफरेंट हो सकती है, एल्युमिनियम के लिए वैल्यू अलग हो सकती है, आयरन के लिए वैल्यू क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। तो जो भी किसी के एलॉय होते हैं, जो भी मेटल के एलॉय होते हैं उनके लिए वैल्यूज अलग होती है। एल्युमिनियम के लिए मतलब जितने भी मेटल है उनके लिए रो की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए रो का मान डिफरेंट होता है, लेकिन एक ही मटेरियल के लिए चाहे तार मोटा हो चाहे तार पतला हो, रो बदलता नहीं। तो चाहे तार मोटा हो चाहे तार पतला हो, एक ही मटेरियल के लिए रो नहीं बदलता है, लेकिन डिफरेंट मटेरियल के लिए रो का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है ना। तो रो जो होता है मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो रो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रो किसका बनता है, तार किसका बना हुआ है इस बात पे निर्भर करता है। तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, तार किसका बना हुआ है। आप लिख सकते हैं कि तार किसका बना हुआ है इस बात पे निर्भर करता है। तार लंबाई किसी एक ही तार की लंबाई और मोटाई पे निर्भर नहीं करता है। तो रो बराबर फॉर्मूला क्या है, रो बराबर RA/L। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसकी वो ये है कि इसका यूनिट क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं आपसे, एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप 10th लेवल के हिसाब से जाएंगे तो रो के बारे में यूनिट जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि रो का यूनिट क्या होता है। तो नोट पॉइंट में ये रो जो होता है, रो का हम बात करें इसका यूनिट क्या होता है, रो इक्वल टू RA/L। RA/L। तो रो का जो यूनिट होता है, रो का यूनिट पहले हम रेजिस्टेंस का यूनिट कहेंगे ओम, और इसका कहेंगे मीटर स्क्वायर, और लंबाई का कहेंगे मीटर। तो ये मीटर से कट गया। तो रो का जो मात्रक होगा, रो का यूनिट जो होगा, ठीक है ना। हिंदी में मात्रक कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, और ओम इंटू मीटर। तो इसका बहुत ही फेमस मात्रक है, ये बहुत ही फेमस यूनिट है, ओम इंटू मीटर, ठीक है ना। तो इस यूनिट को आप नोट डाउन कर लीजिए और इन बातों को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये स्पेशल नोट पॉइंट है रो के बारे में। तो रो बराबर हमें फार्मूला मिला है RA/L, ठीक है ना। हमने देखा कि रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है लंबाई और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रो लंबाई और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है।